इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 7, p माइनस क्यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन p के साथ है 1 और इज इक्वल्स टू dy अपॉन q के साथ है -1 इज इक्वल्स टू dz अपॉन जो राइट साइड में है पूरा ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस वाई। ये हो गया एंड इसको हटा देते हैं इस। देन पहला पेयर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट पेयर लेते हैं हम लोग dx, दूसरे कलर से लेते हैं। पहला पेयर लेते हैं dx dy का, तो ये हो जाएगा dx अपॉन 1 इज इक्वल्स टू dy अपॉन -1। ये है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1 है तो हो जाएगा -y प्लस सम कांस्टेंट। तो y को इधर लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू c1। ये मेरे पास हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको हम फर्स्ट बोलते हैं ये चीज़। देन हम लेते हैं सेकंड पेयर अपना। सेकंड पेयर लेते हैं dx और dz का, तो हमारे पास हो जाएगा dx अपॉन 1 इज इक्वल्स टू dz अपॉन इसका पेयर ले रहे हैं हम लोग, इसका और इसका। तो बेसिकली हो जाएगा dz अपॉन लॉग ऑफ x प्लस वाई, लॉग ऑफ x प्लस वाई। ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा सिंपली लॉग ऑफ x प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 1 है ना, इसको लिखे ना लिखे इधर। तो अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो एक चीज़, यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो हमारे पास आया यहाँ से, जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आया, वहाँ पे क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। c1 क्या है, एक ये कांस्टेंट है, मतलब x प्लस वाई जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो x प्लस वाई है इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट c1, जो कि यहाँ पे हमने बोला है। तो ये चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके देखो, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर देता हूँ सिंपली। देखो, एक तो हमने पहला पेयर लिया इसका, जहाँ से हमारे पास पहली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई। दूसरा हमने ये पेयर लिया, यहाँ से हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे और इस दूसरे वाले को हम दो तरीके से कर देते हैं। एक तो मैं ये वाला कर रहा हूँ, देखो ऐसे। एक तो हो गया इसको हम कांस्टेंट बोले ऐसा, और फिर हो गया अपने पास क्या, लॉग ऑफ c1 सम कांस्टेंट इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी जेड। ओके, और देन हमारे पास क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि कांस्टेंट का लॉग ले रहे हैं। तो यहाँ पे dx कितना हो जाएगा, सिंपली x हो जाएगा 1 का, ये कांस्टेंट एज इट इज़ लॉग ऑफ c1 ऐसा इज इक्वल्स टू ये dz 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा z प्लस सम कांस्टेंट c2 बोलते हैं सपोज। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफैक्ट अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं वैसे बोल क्योंकि फंक्शन होना चाहिए, वैसे फंक्शन भी हो सकता है ये भी। तो अब हो जाएगा अपने पास यहाँ पे हो गया x लॉग ऑफ c1 और इस z को इधर लाएंगे तो माइनस जेड हो जाएगा जस्ट टू c2। अब इस c1 के प्लेस पे c1 को हमने क्या बोला था, बेसिकली c1 क्या है, x प्लस वाई है। तो यहाँ पे हो जाएगा x लॉग ऑफ c1 जगह हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, इसको हम c2 बोलते हैं। ये हमारे पास हो गई सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इसको मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ। एक चीज़, अच्छा हाँ, इसमें ध्यान देना एक चीज़, बहुत लोगों को, मुझे लग रहा है ऐसा क्योंकि होता है, बहुत लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ सकती। जैसे x प्लस वाई है, कुछ लोग ऐसा बहुत काफ़ी लोग ऐसे सोच सकते हैं, और इस बहुत नॉर्मल बात है कि जो x प्लस वाई है, मतलब ये हम इंटीग्रेट तो कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ओके dx, और यहाँ पे है x प्लस वाई, यहाँ पे y भी है, और इसको हम किस तरीके से कांस्टेंट बोल दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो x और y दोनों है, दोनों वेरिएबल्स हैं, और इंटीग्रेट मतलब जो भी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है dx है, x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल x y है, और इसको हम एज अ कांस्टेंट बोल दिए, पूरा एज अ कांस्टेंट बोल के पता नहीं कैसे, और ऐसे यहाँ लिख के इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके यहाँ पे x लिख दिया, दैट इज सॉल्व कर दिए। एक कैसे कर दिए, कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ से क्या ले लिया, ऐसे क्या मतलब। अगर ये चीज़ जो कि बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं समझ में आए चीज़, तो मेरे को बताना ऐसा कमेंट में या फिर जो भी, कि ये चीज़ कैसे हो गया एंड ऑल, मैं इसको अलग से एक समझा दूंगा। या फिर ऐसा करता हूँ, मे बी, देखो ऐसा मे बी, श्योर नहीं हूँ, शायद मैं इसी वीडियो में टाइम स्टैम्प डाल के देखना, टाइम स्टैम्प अगर होगा देखना, सेकेंड पार्ट इसी वीडियो में थोड़ा आगे स्किप करके, जब इसका आंसर आ जाएगा, इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा, देन अलग से इसी में ऐड करके शायद से
मैं इसका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँ, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों को समझ हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो बाद में पूछ सकते हैं, तो मैं पहले ही कोशिश करूँगा बता दूँ। अगर ऐसा है तो मुझे लगेगा तो बताना चाहिए, ओके। तो ये चीज़ देख लेना, अगर वीडियो में होगा आगे तो होगा, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बता दूँगा। तो ये चीज़ है एक, और इसको मैं दूसरी तरीके से सॉल्व करूँगा। सपोज़ जैसे एक और चीज़ है इसमें, जो हमारे पास ये आया ये, तो यहाँ पे हम इससे ये लिख सकते हैं एक चीज़ जानते हो ना, सिंपल, जैसे डी जेड। सपोज़ जेड जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, कोई हमारे पास जेड है जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, तो हम क्या इसको क्या ले सकते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स। अगर हम डी जेड मतलब जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इज टू, इसको हम लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और फिर इसी एक्स को डी एक्स बाई डी एक्स, इसी एक्स को हम एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं अगेन, प्लस वाई को भी मतलब अब जेड को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई, लेकिन इसी वाई को फिर से हम एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऐसा ये लिख सकते हैं, सिंपल सा ये होता है, पता है। अब यहाँ से क्या ले सकते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको बेसिकली हम पी बोलते हैं, पी है जो हमारा पी यहाँ पे है क्वेश्चन में जो पी और क्यू ये है, तो ये बेसिकली हो गया अपने पास, इसकी जगह हम पी बोल देते हैं, एंड ये है डी एक्स कैंसिल 1 हो गया, प्लस ये है डी जेड अपॉन मतलब डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई है, ये हो जाएगा क्यू, ओके, एंड देन डी वाई अपॉन डी एक्स, देन अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स, ये चीज़ हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, ये हमारे पास एक चीज़ आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास आया था पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी वन, क्या आया था, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी वन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आया, क्या बोल रहा हूँ पहला कैरेक्टरिस्टिक आया था यहाँ पे सी वन, तो इसको हम यहाँ से y क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू बेसिकली है सी वन माइनस एक्स, ओके, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो गया, -1 हो गया इसका, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया -1, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास हो गया डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, और इसकी वैल्यू क्या आ गई -1 हमारे पास, तो बेसिकली हो जाएगा ये माइनस क्यू, तो हमारे पास आ गई डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू पी माइनस क्यू। अब इसी डी जेड अपॉन डी एक्स को पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू बेसिकली है क्या, क्वेश्चन में ही लिखा है, पी माइनस क्यू को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, ये चीज़, ओके। अब लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई लिख दिए। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई जो है, जो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक्स प्लस वाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं c1, तो अपने पास हो गया डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c1, एंड अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा डी जेड इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c1 इंटू डी एक्स, एंड इंटीग्रेट करने के बाद हो जाएगा z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ c1 और सम कांस्टेंट, सब कांस्टेंट हम लिख सकते हैं फंक्शन, सपोज c1 का कोई फंक्शन है, ये लिखना ज़्यादा सही रहेगा, मतलब ये जो c1 है इसी का कोई फंक्शन होगा यहाँ पे, ओके, इसको कांस्टेंट भी लिख सकते हो लेकिन फंक्शन लिखना ज़्यादा सही है, ये सपोज कांस्टेंट ही लिख देते हैं, कोई यहाँ पे एक सपोज कांस्टेंट होगा जिसको हम c3 बोलते हैं, एक यहाँ से आ गया, जो यहाँ पे z इधर जाएगा जब, तो बेसिकली इसको लिख सकते हैं x लॉग ऑफ c1, और c1 क्या बेसिकली x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई और z जगह माइनस जेड इज इक्वल्स टू, इसको इधर लाते हैं, माइनस प्लस एक ही चीज़ है, कांस्टेंट है वो, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन, यहाँ से एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गई, ठीक है, ओके, यहाँ पे आ गया सेकंड। तो इस तरीके से दो तरीके से इसको मैंने कर दिया, वही चीज़। हाँ, जो मैंने कहा इसको अगले देख लेना, वीडियो में होगा इसका सोल्यूशन, कि इसका एक्सप्लेनेशन कि ये चीज़ कैसे हो सकता है, मतलब बहुत लोगों को पता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको पता होगा, बट ऐसा नहीं जिसको नहीं पता उसका कॉन्सेप्ट वीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको देख लेना। तो ये चीज़ हो गया अगेन, तो पहला कहाँ गया, कहाँ गया भाई, ये रहा, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये आ गया, ये हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू c1, ये था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू c1, एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये है हमारे पास,
ये x log ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू सम C3। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा धनिया, इसको ले सकते हैं x, मेरा आंसर क्या होगा, x log ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। तो जैसे कुछ देर पहले मैं कह रहा था कि इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसको मैं अभी बता देता हूँ क्या होगा इसमें। देखो, जैसे जो ये सोच रहा हो इसमें कि log ऑफ x प्लस वाई है, x और y तो हमारे लिए वेरिएबल्स हैं और हम इंटीग्रेट करें किसके, x के रिस्पेक्ट में। तो हम किस तरीके से x और y को जो कि वेरिएबल हैं हम कांस्टेंट ट्रीट करके यहाँ पे C1 ले सकते हैं और उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके, और यहाँ पे x आ जाएगा। ये प्रॉब्लम हो सकती है कैसे, तो बेसिकली यहाँ पे आया है, ध्यान से देखो, x प्लस वाई इसको C1 जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या होता है बेसिकली, x प्लस वाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जब किसी कैरेक्टरिस्टिक पे हम मूव कर रहे हैं इसे, तो वहाँ पे x और y जो है कांस्टेंट है, मतलब इसी पे मूव कर रहे हो, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, जैसे ODE होता है और PDE, इसमें डिफरेंस होता है। जैसे ODE क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसमें क्या कहते हैं कि जैसे x z जो है वो एक पे डिपेंड है, जैसे x पे या y पे या किसी भी t पे डिपेंड कर रहा है। ओके, PDE में क्या है, जो z है वो x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है साथ में। मतलब क्या है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब z सोचो, z एक सरफेस है, ऐसा सोचो, इमेजिन करो एक प्लेन, 3D प्लेन अपने मन में ऐसा, जहाँ पे x y और z तीनों हैं 3D प्लेन। ओके, वहाँ पे एक सरफेस इमेजिन करो ऐसे मन में, एक सरफेस, मान लो कि उस 3D प्लेन में एक कारपेट है जिससे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। ओके, स्टैटिक है, मतलब कारपेट टाइप का, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। ओके, तो उसमें इमेजिन करो ये z है, एक सरफेस है, अब उस पर अलग अलग लाइन्स ड्रॉ कर दो। ओके, उस सरफेस के अलॉन्ग, अब वो जो लाइन्स होगी वो होंगी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो अलग अलग लाइन्स जो हैं वो z की वजह से बनी, मतलब उसमें जो p और y के स्लोप्स होंगे, p और y बेसिकली क्या है जो यहाँ पे क्वेश्चन में, जैसे डी जेड अपॉन, मतलब डेल z अपॉन डेल एक्स और डेल z अपॉन डेल वाई, वो p और q होंगे। z जो है सरफेस जो है वो उन स्लोप से बना है। ओके, तो वहाँ पे क्या होगी, जो अलग एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, मतलब जैसे कि एक्स वाई कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है उनमें से, ठीक है, वहाँ पे उस पर हम जब अलॉन्ग उसके चलेंगे तो x और y जो कि उस पर हम चल रहे हैं यहाँ पे, और उसको सॉल्व करते वक्त, तो x और y जो वो कांस्टेंट है, मतलब वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम उसी लाइन पे जब चल रहे हैं, बहुत सिंपली समझा, बहुत आसान तरीके से, जब उसी लाइन पे हम चल रहे हैं, ये हमारे लिए कांस्टेंट हो, उसको हम C1 ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये बताया मैंने, तो इसमें करना क्या है, तो इसको हमने कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, तो यही है। अब इसको बहुत ज़्यादा डीप में बता सकते हैं, बट इतना काफ़ी है कि मतलब ये कांस्टेंट एज अ, या फिर इसमें और बताया जा सकता है कि C1 तो कांस्टेंट है ही है इसमें, और लॉग, इसको और अगर देखें और अच्छे से कैसे देख सकते हैं, x प्लस वाई C1 है। ओके C1 है कांस्टेंट, इसको हमने यहाँ पे ट्रीट कर लिया ऐसे। तो ऐसे से सपोज़ यहाँ पे जब इससे मूव कर रहे हैं, ढेर सारी लाइंस होंगी यहाँ पे, जैसे हम मूव कर रहे हैं अलग अलग, जब अलग अलग हम कैरेक्टरिस्टिक पे मूव करेंगे तो उस पर अलग अलग मतलब चीज़ें कांस्टेंट हो सकती हैं, कुछ अलग अलग, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जैसे एक पे अगर ये कांस्टेंट, इसको ऐसा हम इसको यहाँ पे ट्रीट कर लिए कांस्टेंट, और इसको करने के बाद जब हम सपोज़ यहाँ पे कांस्टेंट लिख रहे हैं इसका, तो अलग अलग लेयर्स अलग अलग जा रही, क्योंकि इसी मतलब इसी कैरेक्टरिस्टिक के लिए जहाँ पे यही कांस्टेंट है, यहाँ पे भी अलग अलग इसका जो आएगा, मतलब ये इसके हिसाब से C1 के हिसाब से कि ये कांस्टेंट क्या है। जैसे x प्लस वाई हम C1 अगर बोल रहे हैं, C1 कोई कांस्टेंट होगा, इसके हिसाब से डिपेंड कर रहा है। अगर ये चेंज होगा तो लाइंस फिर से चेंज हो जाएंगी। ओके, जब वो लाइंस फिर से चेंज होगी तो ये C1 भी चेंज होता रहेगा, तो C1 चेंज हो सकता है, इसलिए हम कोई भी कांस्टेंट उसको बोल सकते हैं। तो उसी के साथ जब यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं यहाँ पे, तो उससे जो मैंने फंक्शन लिखा होगा, शायद पहले पता नहीं लिखा था कि नहीं, तो उसके पहले मैंने फंक्शन लिखा, मतलब फंक्शन ऑफ C2 होगा। ओके, या C3 होगा, कहीं पे लिखा होगा, तो उसका फंक्शन होगा, मतलब जो ये कांस्टेंट इसका भी अलग फंक्शन होगा, उसको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, बट उसका एक फंक्शन होगा क्योंकि वो भी चेंज होता रहेगा और उसी के बेसिस पे ये भी चेंज होगा। बट एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो हमारे पास है, अगर ये कांस्टेंट है और उसी पर मूव कर रहे हैं, तो ऐसा हम इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करके एक्स के रेस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़े आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर फिर से कोई प्रॉब्लम, अगर फिर से दिमाग में पूछो इसको जैसे कि सही है कि नहीं, तो इसको पुट करके वापस से इक्वेशन में, जैसे इसका हम इंटीग्रल निकाल के एंड ऑल सब पुट करके यहाँ पे देख सकते हैं इसी चीज़ को,
एग्जैक्टली सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं इसको।